नमस्कार। अच्छा, जब हम भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? हिमालय की बर्फीली चोटियां, विशाल मैदान और दक्षिणी पठार, और इन सबको जोड़ती हैं यहाँ की नदियां। ये सिर्फ पानी के बहाव नहीं है, ये तो जीवन की कहानियां लेकर चलती हैं। तो चलिए आज इन्हीं शक्तिशाली जलमार्गों के सफर को समझते हैं, जिन्होंने इस पूरी धरती को एक आकार दिया है। और इन्हें उपमहाद्वीप की जीवन धमनियां कहना, आप जानते हैं, बिल्कुल सही है। यही तो हैं जो हमारे खेतों को सींचती हैं, शहरों को बिजली देती हैं और हमारी संस्कृतियों को पालती पोसती आई हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखने वाले हैं कि ये नदियां अपने स्रोत से निकलकर समंदर तक का लंबा सफर कैसे तय करती हैं और हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो किसी भी नदी की यात्रा को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि एक नदी प्रणाली यानी कि एक रिवर सिस्टम आखिर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातें क्लियर कर लेते हैं। देखिए, बहुत आसान है। अपवाह का मतलब है पानी का एक तय रास्ते पर बहना। अब जब ऐसी कई सारी धाराएं, कई सारे रास्ते मिलकर एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। और जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें पहाड़ भी हैं, मैदान भी, और उस पूरे इलाके का सारा बारिश का पानी बहकर एक ही मुख्य नदी में आकर मिलता है। तो उस पूरे इलाके को उस नदी का अपवाह बेसिन या ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये भारत के पानी के बहाव की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, देश की लगभग 77% नदियों का पानी वो पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलता है, और बाकी का जो 23% है वो पश्चिम की ओर अरब सागर में जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये साफ होता है कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप का जो ज्यादातर ढलान है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो चलिए अब अपनी भौगोलिक यात्रा शुरू करते हैं, दुनिया की छत से, यानी हिमालय से। और यहाँ हम मिलेंगे अपनी पहली महान नदी प्रणाली से, सिंधु नदी प्रणाली। ये देखिए, सिंधु नदी का जन्म होता है तिब्बत में, पवित्र कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास। वहां से निकलकर ये भारत में लद्दाख के ऊबड़-खाबड़ पथरीले इलाकों से अपना रास्ता बनाती है और फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाती है। और आपको पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक बनाती है। सिंधु अकेले नहीं बहती, उसे ताकत मिलती है अपनी 5 जानी मानी सहायक नदियों से: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यूं तो इन सब की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अलग अलग जगह से निकलती हैं, लेकिन इन सब में चिनाब सबसे बड़ी है। यही वो नदी है जो सिंधु को सबसे ज्यादा पानी देती है। अच्छा, तो सिंधु की कहानी के बाद अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, भारत के दिल की तरफ, जहां बहती है देश की सबसे पवित्र और जीवन देने वाली नदी, गंगा। और गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल जो उत्तरी भारत के उन इलाकों को सींचता है जहां सबसे घनी आबादी रहती है और जो खेती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अंदाजा लगाइए, देश की लगभग 40% आबादी इसी गंगा बेसिन में रहती है। गंगा के बनने की कहानी भी किसी दिव्य कथा से कम नहीं है। होता यह है कि अलकनंदा नदी जब अपनी यात्रा पर निकलती है तो रास्ते में 5 पवित्र संगमों पर, जिन्हें हम प्रयाग कहते हैं, दूसरी नदियों को अपने में मिलाती चलती है। और फिर अंत में आता है वो जादुई संगम देवप्रयाग। यहाँ पर अलकनंदा मिलती है शक्तिशाली भागीरथी से, और बस इसी संगम के बाद से ये नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। 2525 किलोमीटर। जरा सोचिए, ये कितना लंबा सफर है। यही गंगा की कुल लंबाई है, पहाड़ों से शुरू होने वाली एक ऐसी अविश्वसनीय यात्रा जो समंदर में मिलने से पहले करोड़ों, जी हाँ, करोड़ों लोगों की जिंदगी को छूकर गुजरती है। गंगा की असली ताकत उसकी सहायक नदियों से आती है, जैसे यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों की तो लाइफलाइन है। और एक और नदी है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, कोसी। इसे अक्सर बिहार का शोक भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हिमालय से अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लेकर आती है और मैदानी इलाकों में बिछा देती है, जिससे हर साल भयानक बाढ़ आती है। चलिए अब अपनी यात्रा को और पूर्व की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होगी एक ट्रांस हिमालयी विशालकाय नदी से। नाम है ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जो देशों और संस्कृतियों की सीमाओं को नहीं मानती।
ब्रह्मपुत्र कोई शांत सीधी साधी नदी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत शक्तिशाली और जिसे हम गुम्फित या ब्रेडेड रिवर कहते हैं वैसी है। मतलब ये एक धारा में नहीं बल्कि कई छोटी छोटी धाराओं में बंटकर बहती है, जैसे किसी ने चोटी गूंथ दी हो। ये लगातार अपना रास्ता बदलती है, किनारों को काटती रहती है और बहुत ज्यादा मलबा जमा करती है। इसी वजह से ये एक बहुत ही गतिशील और कभी-कभी अप्रत्याशित शक्ति बन जाती है। ब्रह्मपुत्र को आप एक तरह का ग्लोबल सिटीजन कह सकते हैं। इसका सफर तिब्बत से शुरू होता है, जहां इसे त्सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब होता है शोधक या द प्यूरिफायर। फिर जब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। असम के मैदानों में आकर ये बनती है शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। और सफर यहीं खत्म नहीं होता। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एक ही नदी और 4 अलग-अलग पहचाने। तो अब तक हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखा है ना? अब वक्त है अपनी यात्रा का रुख दक्षिण की ओर मोड़ने का। और ये एक बहुत ही जरूरी मोड़ है, क्योंकि भारत में असल में 2 तरह की नदी प्रणालियां हैं। एक हिमालयी नदियां जो नई हैं, जिन्हें ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी मिलता है और इसलिए साल भर बहती हैं। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये बहुत पुरानी हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो चलिए अब भारतीय प्रायद्वीप के उन प्राचीन पठारों का सफर करते हैं और उन नदियों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से मॉनसून की धुन पर चलती है। ये हैं प्रायद्वीप की मुख्य नदियां। यहाँ एक पैटर्न पर गौर कीजिएगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बड़ी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ 2 बड़े अपवाद हैं, 2 एक्सेप्शंस, नर्मदा और तापी। ये दोनों अनोखी नदियां एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और देश के ज्यादातर बहाव के उलट अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और इन सभी प्रायद्वीपीय नदियों में एक है जो सबसे बड़ी है, सबसे विशाल, वो है गोदावरी। इसकी लंबाई और इसका बेसिन इतना बड़ा है कि इसे बहुत सम्मान के साथ दक्षिण गंगा का दर्जा दिया गया है। ये नाम ही दक्षिण भारत में इसके गहरे सांस्कृतिक और जीवनदायी महत्व को बताने के लिए काफी है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के इस पूरे सफर के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये नदियां सिर्फ भूगोल की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये सच में इस उपमहाद्वीप की जीवन रेखाएं हैं, हमारी लाइफलाइंस हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आखिर ये इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ज़रा सोचिए, हमारे जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जिसे ये नदियां नहीं छूती? पीने के पानी से लेकर खेतों की सिंचाई तक, उद्योगों के लिए बिजली से लेकर सामान लाने ले जाने के रास्तों तक, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। और इन सब के ऊपर ये हमारी संस्कृति और आस्था का केंद्र भी तो है। इन्हीं के किनारों पर तो हमारे अनगिनत मंदिर और पवित्र शहर बसे हुए हैं। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये नदियां जिन्होंने सदियों से हमारा पोषण किया है, आज खुद प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन जीवन देने वाली धमनियों को स्वस्थ और बहता हुआ कैसे रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।